कमलाकांत जी एक दिन मजदूरी करते हुए हार्ट अटैक आने से गिर गए। लेकिन उसके बाद भी बहू उन्हें काम पर भेज देती और पति को दुबई फ़ोन करके बताया कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए इलाज के लिए पैसे भेजो। और वो पैसे मायके वालों पर उड़ाने लगी। एक दिन कमलाकांत जी बोले, मुझे दवाई की ज़रूरत है, तो बहू उन्हें अस्पताल ले गई और वहाँ इलाज के बहाने उनकी किडनी बेच दी ताकि वो मर जाएं। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो बेटा भी आ गया और उन्हें दोबारा अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। पापा जी उठ जाइए और काम पर जाइए, मुंशी जी का फ़ोन आया था। कह रहे थे अब और छुट्टी नहीं मिलेगी, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप आज भी काम पर ना गए तो वो किसी दूसरे आदमी की व्यवस्था कर लेंगे और फिर आपकी नौकरी छूट जाएगी। सारा दिन घर बैठकर क्या करेंगे, अच्छा है काम पर चले जाइए। सारा दिन घर में बैठकर तो आपको उल्टे सीधे विचार आते रहेंगे और फिर बीमार हो जाएंगे। बबीता ने बहुत चालाकी से ससुर के सामने बात बनाई थी और उन्हें दीन से जगाकर काम के लिए भेज दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही कमलाकांत जी को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने किसी भी तरह की टेंशन लेने से और मेहनत करने से मना किया था। कमलाकांत जी अभी घर पर आराम कर रहे थे। उनकी तबीयत पूरी तरह नहीं संभली थी, मगर बबीता के लिए जैसे वो बोझ बन गए थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि कमलाकांत जी को खुद उठाकर काम पर छोड़ाए। कमलाकांत जी बड़ी मुश्किल से उठे और कहने लगे, बहू आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऐसा करता हूँ कि कल से चला जाऊँगा। मुंशी जी से कह दो कि एक दिन जैसे तैसे गुजारा कर लें। उनकी आवाज़ से भी उनकी पीड़ा साफ महसूस हो रही थी। मगर बबीता ने माथे पर बल डाले और कहने लगी कि पापा जी हम मुंशी जी के लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए काम नहीं करते हैं कि हमारी बात माने। ये तो शुक्र करें कि इस उम्र में भी आपको उन्होंने काम पर रखा हुआ है, निकाला नहीं। इतने दिन से छुट्टी पर हैं, फिर भी कुछ नहीं कहा, बल्कि अब आपको बुला रहे हैं। किसी की भलाई का इतना भी फ़ायदा न उठाएं। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, आकर कर लीजिए और काम पर जाइए। ये कहने के बाद बबीता कमरे से निकल गई, जबकि कमलाकांत जी ने बेबसी से उसकी ओर देखा। अब कुछ नहीं हो सकता था। बबीता उन्हें काम पर भेजकर ही टलने वाली थी, इसलिए चुपचाप उठे। मुंह हाथ धोने के बाद खाने की मेज़ पर आ बैठे, हल्का फुल्का नाश्ता किया और काम पर निकल गए। मुंशी जी ने कमलाकांत जी को अपनी दुकान पर देखा तो तुरंत उनके पास आकर उनका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और कहने लगे, कमलाकांत जी अभी क्या ज़रूरत थी काम पर आने की। कुछ दिन पहले ही तो आपको हार्ट अटैक हुआ था और अस्पताल पहुंच गए थे और अब फिर से आ गए हैं। प्रभात बेटे से कहो अब तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां और मजदूरी नहीं कर सकती, बाहर से पैसे भेजा करे जिसमें तुम्हारा भी खर्च हो। बाहर है तो अच्छा खासा कमाता होगा, अपने बाप की दवाइयों का खर्चा भी नहीं उठा सकता है क्या? बाप भी बोझ बन गया है क्या? मुंशी जी के कहने पर कमलाकांत जी ने नहीं में सिर हिला दिया और कहने लगे, नहीं नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, खर्चा भी भेजता है, खाने पीने का भी ख्याल रखता है, हर ज़रूरत पूरी करता है। मगर क्या करूं, घर में मेरा दिल ही नहीं लगता। सारी ज़िंदगी मेहनत की है, अब इसी की आदत है। जिस दिन काम पर ना आऊँ ऐसा लगता है जैसे और बीमार पड़ जाऊंगा। हार्ट अटैक के बाद भी जितनी छुट्टियां की हैं ऐसा लगता था जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए काम पर आ गया। अगर आपको कोई आपत्ति है तो चला जाता हूँ, कहीं और काम ढूंढ लेता हूँ। कमलाकांत जी की बात सुनकर मुंशी जी हंसने लगे और किताबों का खाता उनके हवाले करने के बाद आराम से अपने दूसरे कामों में लग गए। क्योंकि कमलाकांत जी पर उन्हें खुद से बढ़कर विश्वास था। पूरी ज़िंदगी उनके लिए काम करते रहे थे, हर तरह के हिसाब किताब का ख्याल रखते थे और कभी कभी तो मज़दूर कम होने पर मज़दूरी भी करने लग जाते थे। पिछले दिनों में भी मज़दूर कम थे और कमलाकांत जी ने अपनी सेवाएं पेश कर दी थीं। हालांकि मुंशी जी ने मना भी किया और कहने लगे, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, इस तरह के काम मत किया करो, बस बैठे बैठे खाते के रजिस्टर देख लिया करो। मगर कमलाकांत जी ने उनकी बात ये कहकर टाल दी कि तुम मुझे खुद ही समय से पहले बूढ़ा बना रहे हो, वरना मुझ में अच्छा खासा दम बाकी है। अभी तो मैं खुद को जवान महसूस करता हूँ। वो मज़दूरों के साथ जाके गेहूं और आटे की बोरियां उठाने लगे। बोरियों का वजन काफ़ी अधिक था। ट्रक पर एक बोरी को लोड करते हुए कमलाकांत जी वहीं गिर गए थे और उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था। मुंशी जी ने उन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचा दिया था। इस तरह उनकी जान बच गई थी। मगर डॉक्टर ने साफ कहा था आराम करने को। और अब कुछ दिन बाद फिर से कमलाकांत जी मुंशी जी के पास आए हुए थे कि मुझे काम करना है। मुंशी जी को हैरत तो हुई थी, मगर फिर कमलाकांत जी के कहने पर वो भी खामोश हो गए थे। मगर कमलाकांत जी बहुत दुखी बैठे हुए थे। उन्होंने मुंशी जी के सामने बहू की बात को छुपा ली थी, मगर उन्हें दिल से दुख हो रहा था।
पूरी ज़िंदगी बेटे के लिए कमाया था, उसे पढ़ाया लिखाया था, बड़ा किया था, उसकी शादी की थी। क्या अब उनका इतना भी अधिकार नहीं था कि वो घर बैठकर 2 टाइम की रोटी और दवाइयों का खर्चा अपने बेटे से ले सकते? उनकी बहू ने उनकी हालत की भी परवाह न करते हुए उन्हें काम पर भेज दिया था और साथ ही झूठ भी बोला था। एक दिल में आया कि अपने बेटे को फ़ोन करके बहू की असलियत बता दें, मगर फिर ये सोचकर चुप हो गए कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर हूँ, न जाने कितनी ज़िंदगी बाकी है। अगर मरने से पहले बेटे का घर खराब किया तो सारी दुनिया बुरे शब्दों में उन्हें याद करेगी, जबकि पूरी ज़िंदगी हर एक के साथ भलाई ही की थी। ये सब सोचकर वो चुप हो गए थे, जबकि बबीता ने तुरंत अपने पति प्रभात को फ़ोन कर दिया। प्रभात, पापा जी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, पैसे भिजवा दो ताकि मैं दवा ला सकूं। उनकी दवा में नागा करने को डॉक्टर ने सख्ती से कहा है। आपको तो पता है पापा जी को कैसे मेजर हार्ट अटैक आया था और उनकी कंडीशन अभी काफ़ी ख़राब है। अगर दवाइयों में नागा करेंगे तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। प्रभात ने बबीता की चिंता देखी तो तुरंत ही पैसे भेज दिए। उसने घर के खर्च के पैसे भेजे थे, उसके अलावा पापा की दवा और देखभाल के भी काफ़ी सारे पैसे भेजे थे। इतने सारे पैसे देखकर बबीता के मुंह में पानी आ गया और उसने तुरंत ही अपने मायके कॉल मिला दी। मम्मी, जल्दी से छोटी दोनों बहनों को लेकर मेरे घर आ जाएं, आज तो पार्टी होगी, काफ़ी सारे पैसे हाथ लगे हैं। आधे घंटे बाद ही माँ और दोनों बहनें आ चुकी थीं। चारों ने मिलकर खूब मौज मस्ती की, बाहर से खाना मंगवा कर खाया और फिर शॉपिंग के लिए निकल गईं। बबीता ने दिल खोलकर शॉपिंग की थी और उसके साथ माँ बहनों को भी करवाई थी। जो पैसे कमलाकांत जी के इलाज के लिए प्रभात ने भेजे थे वो सारे शॉपिंग पर खर्च कर दिए थे। खाली हाथ होकर ही वो घर लौटी थी और बहुत थकी हुई थी। इधर शाम में कमलाकांत जी घर आ गए तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गए और बबीता को आवाज़ दी, बहू मेरे लिए पानी का गिलास तो लेकर आना। बबीता खुद भी बहुत थक चुकी थी, मगर किचन में गई और पानी का गिलास भरकर कमलाकांत जी को लाकर दिया। पापा जी, आपका दिन कैसा गुजरा? काम पर ज़्यादा थकावट तो नहीं हुई? खाना लगा दूँ आपके लिए? झूठे प्यार से कहा था। कमलाकांत जी ने नहीं में सिर हिला दिया और कहने लगे, थकावट तो नहीं हुई, मगर तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। चले ठीक है, जब आपको भूख लगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए खाना लगा दूंगी। कहने के बाद वो एक बार फिर अपने कमरे में घुस गई और आज की हुई शॉपिंग को देखने लगी। वो हमेशा ससुर के साथ मीठी छुरी बनकर रहती थी, कभी भी उनके मुंह पर कोई बात नहीं बोली थी। उसका मानना था कि जब सामने वाले को प्यार से जहर दिया जा सकता है तो गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। वो अपनी मीठी ज़बान से ही अपना उद्देश्य पूरा कर लेती थी। उसका पति बाहर था, उसे घर के बारे में जानकारी नहीं थी, मगर वो जानती थी कि न एक दिन उसे वापस आना ही था। वापस आने के बाद अगर वो अपने पिता की हालत देखता या फिर ससुर खुद बेटे से शिकायत कर देते कि बबीता उनका ख्याल नहीं रखती तो ज़रूर उसका घर बर्बाद हो जाता। प्रभात उससे नाराज़ हो जाता या फिर उस पर विश्वास करना छोड़ देता। उसे सही यही लगा था कि मीठी बनकर रहे, प्यार से सारे काम करवाती रहे, ऐसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और सच में ही ऐसा ही हो रहा था। कमलाकांत जी भोले भाले इंसान थे, उसके प्यार से बोलने पर ही खुश हो जाया करते थे, सर पर हाथ रख कर ढेरों आशीर्वाद देते थे। बबीता के ससुर को दोबारा काम पर जाते हुए कुछ दिन ही हुए थे जब उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी। एक दिन वो घर आए तो बुरी तरह से हाँफ रहे थे, उनकी सांस फूल रही थी। बबीता को आवाज़ दी, बहू मुझे दवाई की ज़रूरत है, जल्दी से अस्पताल लेकर चलो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उनकी बात सुनकर बबीता भी परेशान हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई, जहां पर चेकअप करके और दवा देने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें घर भेज दिया। मगर बबीता के दिमाग में एक नई योजना आ चुकी थी। उसने वार्ड बॉय और नर्स को आपस में बातें करते हुए सुन लिया था कि एक अमीर फैमिली को किडनी की ज़रूरत है। वो लाखों रुपए देने के लिए भी तैयार हैं, मगर कोई भी डोनर नहीं मिल रहा। उसके दिमाग में एक शैतानी योजना बनने लगी थी। उसने तुरंत ही सोच लिया था कि वो कमलाकांत जी की किडनी बेच देगी और इस तरह लाखों रुपए उसके अकाउंट में आ जाएंगे और बुढ़े से वैसे भी जान छूट जाएगी। प्रभात तो परदेश में बैठा हुआ था, उसे क्या पता चलेगा कि उसके पिता के साथ क्या कुछ हो चुका है। 3-4 दिन फिर बबीता ने उस ससुर को काम पर जाने नहीं दिया। कहने लगी, पापा जी मुझसे गलती हो गई जो मैंने ज़बरदस्ती आपको काम पर भेज दिया। अब आपको काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है,
मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। आप अब घर पर ही रहा करें। बहू को एहसास करते हुए देखकर कमलाकांत जी भी खुश हो गए थे, मगर उसकी नीयत का नहीं पता था कि वो क्या करने वाली है। कुछ दिन बाद जब कमलाकांत जी की तबीयत संभल गई तो वो उन्हें लेकर एक बार फिर से अस्पताल चली आई थी। वो पहले अकेली आकर उस फैमिली से भी मिल चुकी थी और सारी कार्रवाई भी पूरी कर चुकी थी। कमलाकांत जी का ब्लड मैच करवाया तो वो मैच हो गया। बबीता की खुशी की कोई सीमा न रही। सारे प्रोसेस को पूरा कर लिया तो बबीता के ससुर के टेस्ट भी हो गया। दिल के अलावा उन्हें कोई और परेशानी नहीं थी। डॉक्टर ने तारीख भी दे दी थी कि उस तारीख को आइएगा और ऑपरेशन करके किडनी दे दीजिएगा। किडनी की आधी पेमेंट बबीता के अकाउंट में आ चुकी थी। खुशी के मारे उसके पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे और फिर वह उस तारीख पर जाकर कमलाकांत जी की किडनी भी निकलवाई। वो उनका ख्याल रख रही थी, उनको समय पर दवाई देती, काम पर नहीं जाने देती। वो दिन रात उसे आशीर्वाद देते थे, मगर नहीं जानते थे कि वो उन्हीं की ज़िंदगी के साथ खेलने जा रही है। ऑपरेशन के बाद जब कमलाकांत जी को होश आया तो साइड में उठते हुए तेज दर्द ने बेचैन कर दिया। बबीता से पूछा कि मेरे साइड में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ऑपरेशन हुआ है। मेरा किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है? तो बबीता कहने लगी, पापा जी, अस्पताल आने के बाद आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपको दूसरा हार्ट अटैक आया है। तभी डॉक्टर ने बताया कि आपकी एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। मैंने आपका ऑपरेशन करवा दिया। अब आपकी तबीयत कैसी है? कमलाकांत जी कहने लगे कि मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। उसके अलावा मुझे दर्द भी बहुत हो रहा है। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाकर कमलाकांत जी को सुला दिया था। छुट्टी के बाद बबीता उन्हें घर ले आई थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन कमलाकांत जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे और ऐसे समय में दिल की बीमारी के साथ साथ किडनी दे देना उनके लिए बहुत पीड़ादायक हो रहा था। हर समय बेचैनी का शिकार रहते, पेट के साइड में दर्द होता रहता। उसके अलावा सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और ब्लड प्रेशर भी लो होने लगा था। एक दिन बबीता कमलाकांत जी को पीड़ा में ही छोड़कर खुशी खुशी निकल गई थी, क्योंकि प्रभात ने काफ़ी सारे पैसे भेजे थे। वो हर समय प्रभात को ससुर की तबीयत के बारे में बताती रहती थी कि पापा जी की तबीयत नहीं ठीक रहती, उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, इसलिए ज़्यादा पैसे भेजो। और प्रभात बिना कोई दूसरी बात किए पिता की हालत को देखते हुए और पैसे भेज देता था। उस दिन कमलाकांत जी की किस्मत अच्छी थी कि प्रभात का फ़ोन आ गया और उन्होंने फ़ोन उठा लिया। अपनी तबीयत और बबीता के व्यवहार के बारे में बताया। कहने लगे, बहू मेरे साथ कोई ज़्यादती तो नहीं करती, मगर मेरा ख्याल भी नहीं रखती। वो मुझे अस्पताल लेकर गई थी, मगर मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। बेटा, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए घर आ जाओ, मैं तुम्हें एक आखिरी बार देख लेना चाहता हूँ। कमलाकांत जी की बात प्रभात के दिल को लग गई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए सारे काम छोड़कर तुरंत ही इंडिया की टिकट करवाई और इंडिया आ गया। इंडिया आने के बारे में उसने बबीता को कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि सब कुछ राज रखा था। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आखिर बबीता की सच्चाई क्या है। वो जो उसके सामने हमेशा उसके पिता का ख्याल रखने का और उनके लिए चिंतित होने का दिखावा करती है, वो किस हद तक सच है। वो जब घर आया तो बबीता शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। थोड़ी देर पहले ही उसने अपनी माँ और बहनों के साथ पार्टी की थी, जबकि कमलाकांत जी कमरे में तड़प रहे थे। उसने ध्यान ही नहीं दिया था और अब शॉपिंग करने गई हुई थी। प्रभात ने पिता की हालत देखी तो तड़प उठा। उन्हें तुरंत उठाकर अस्पताल ले आया, जहाँ पर डॉक्टर ने ऑपरेशन के बारे में पूछा। प्रशांत कहने लगा, पिताजी का कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। तभी डॉक्टर ने कमलाकांत जी का कुर्ता उठाकर दिखाया कि यह फिर निशान किसका है। प्रभात इतने बड़े ऑपरेशन को देखकर हैरान रह गया। तुरंत टेस्ट करवाए और जो बात उसे पता चली, उसने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती थी? कमलाकांत जी की एक किडनी भी गायब थी। उसका दिमाग घूम गया। उसका दिल कह रहा था कि बबीता उसके सामने आए और वो उसका गला दबा दे। वो कमलाकांत जी के ज़रूरी टेस्ट करवाने के बाद दवा लेकर घर आ गया था। इस समय तक बबीता भी घर आ चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठी हुई थी। सोच रही थी कमलाकांत जी कहाँ चले गए, मगर कमलाकांत जी के साथ प्रभात को देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। तुरंत ही आगे बढ़ी और हकलाते हुए कहने लगी, प्रभात आप कब आए और मुझे बताया क्यों नहीं? अगर बता देते तो मैं घर पर ही रुक जाती। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई थी। तभी प्रभात आगे बढ़ा और एक ज़ोरदार थप्पड़ बबीता के मुंह पर मार दिया। कहने लगा, मैं तुम पर विश्वास करता रहा, तुम्हारे सहारे पर अपने पिता को छोड़कर
सालों परदेश में रहा और तुमने मेरे विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मेरे भेजे गए पैसे फजूल खर्ची में उड़ा दिए, मेरे पिता का इलाज तक नहीं करवाया। उसके अलावा तुम मेरे पिता की किडनी भी बेच आई। तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। जिस तरह का व्यवहार तुमने मेरे पिता के साथ किया है, मैं भी तुम्हारे साथ उसी तरह का व्यवहार करूंगा। प्रभात ने उसी समय पुलिस को फ़ोन कर दिया और उसे डाइवोर्स देकर उस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था कि पिता की सेहत के बारे में जानते हुए भी बबीता ने जानबूझकर मेरे पिता के कत्ल की साजिश की है और उनकी किडनी भी बेच दी है। बबीता प्रशांत के सामने रोती रह गई, दुहाइयाँ देती रह गई, मगर उसने उससे मुंह मोड़ लिया था। बहुत समय था जो उसने बबीता के साथ गुजारा था, उसे पुलिस के हवाले करते और डाइवोर्स देते हुए प्रभात को दुख हो रहा था, मगर पिता से बढ़कर कुछ नहीं था। बबीता को सबक सिखाना ज़रूरी हो गया था। उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि उसे माफ़ नहीं किया जा सकता था। बबीता को जेल हो गई थी। मायके वालों ने बहुत जोर लगाया कि बबीता को छुड़वा ले, मगर प्रभात ने उसे सज़ा दिलवाकर ही दम लिया। कमला कांजी भी प्रभात से कहते रह गए कि चलो बबीता को माफ़ कर दो, मगर प्रभात ने उनकी एक बात न सुनी और बबीता को 4 साल की जेल हो गई। प्रभात ने इस बारे में बहुत सोचा, मगर वो जानता था कि ये सज़ा ज़रूरी थी। उसने कमलाकांत जी का बेहतरीन इलाज करवाया और कुछ समय बाद वापस दुबई चला गया। फिर कमलाकांत जी को भी वहीं बुला लिया। दुबई में एक इंडियन फैमिली मिली और प्रभात ने वहीं दोबारा शादी कर ली। शादी के बाद तीनों दुबई में रहने लगे। कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद प्रभात इंडिया वापस आ गया। यहाँ आकर उसने अपना बिजनेस सेट किया और दिन रात मेहनत करके काफ़ी उन्नति कर ली। कमलाकांत जी भी अपने बेटे से बहुत खुश थे। हालांकि उनकी एक ही किडनी थी, मगर अच्छी देखभाल से उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए और प्रभात के 2 बच्चे हो गए। प्रभात की नई पत्नी बहुत अच्छी और संस्कारी थी और कमलाकांत जी को अपने पिता की तरह समझती थी। एक दिन प्रभात अपने ऑफिस से वापस आ रहा था। जब उसने रास्ते में बबीता को देखा, उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और हालत बेहद ख़राब हो रही थी। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और पागलों की तरह सड़क पर भटक रही थी। बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे। प्रभात तुरंत आगे बढ़कर उसे बचाने लगा। उसने बबीता को कुछ खाने को दिया और फिर वापस घर आ गया। बबीता जेल में सज़ा काटकर अपने किए का दंड भुगत चुकी थी, मगर उसके बाद भी नियति ने उससे खूब बदला लिया था। प्रभात को उसकी हालत देखकर अफसोस हुआ था, मगर ये रास्ता बबीता ने खुद अपने लिए चुना था। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसके साथ खुद भी बुरा ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।